देखिए सेक्शन 7 जिक्र करता है कि कौन से पर्सन जो है वो कंपिटेंट होंगे ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, कहता है कि हर एक वो पर्सन जो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, पहला चीज वैसे पर्सन जो कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और आगे कहता है और इंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए। कोई कुछ ऐसे पर्सन है जिनको लॉ के द्वारा बार किया गया है कि आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो है कि कंपिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और दूसरा है कि वो इंटाइटल्ड होने चाहिए कि आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं आगे। उसके बाद कहता है कि वो ऑथराइज्ड होने चाहिए या फिर ऑथराइज्ड होने चाहिए कि आप प्रॉपर्टी का डिस्पोज कर सके। ठीक, जो उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो इंटाइटल्ड होनी चाहिए, और खुद की प्रॉपर्टी नहीं है तो डिस्पोज करने के लिए उनके पास ऑथराइजेशन चाहिए। ठीक, अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर करेंगे तो वो या तो होली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे या पार्ट ट्रांसफर करेंगे। होली प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना और पार्ट ट्रांसफर करने का मतलब थोड़ा सा समझिए। जब हम एब्सोल्यूट ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं प्रॉपर्टी का, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर्टी होली ट्रांसफर कर रहे हैं, और हम अपने पास कुछ राइट्स रख लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं। फॉर एन एग्जांपल लीज, लीज में हम ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं करते हैं, बाकी सारे राइट्स को ट्रांसफर करते हैं, बहुत से राइट्स को। तो ये पार्टली होता है, होली और पार्टली समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं कि हम या तो प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दे या फिर कोई कंडीशन लगा के ट्रांसफर करें। अब जब हम कंडीशन लगा रहे हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में एक मैनर प्रिस्क्राइब्ड है या अलाउ किया जाता है लॉ के द्वारा। ठीक, उसी मैनर जो प्रिस्क्राइब्ड है या अलाउ किया गया है लॉ के द्वारा, हमको उसी वे में उसको करना पड़ेगा। और लॉ का मतलब मालूम ही है कि लॉ का मतलब होता है लॉ फॉर टाइम बीइंग फोर्स, जो अभी फोर्स में है, वैसे लॉ के बारे में बात करता है। आइए इसको ब्रेक डाउन करें। सेक्शन 7 देखिए, सेक्शन 7 में मेनली इसेंशियल बता रहा है कि एक वैलिड ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो सबसे पहला इसेंशियल चीज है कि प्रॉपर्टी जो है वो सेक्शन 6 के अधीन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक, जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कंपिटेंट होने चाहिए। कंपिटेंट कौन कौन होंगे? तो कंपिटेंट होंगे वैसे पर्सन जो कंपिटेंट है सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, यहाँ पर कंपिटेंट का मतलब हम लोग सेक्शन 11 से निकालेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। एक माइनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कंपिटेंट नहीं है। हेल्ड किया गया था मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष 1913 में, याद है? कॉन्ट्रैक्ट पर चर्चा हो चुकी है पहले भी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपिटेंसी में पहले एज अगर हम देख रहे हैं तो एज ऑफ मेजोरिटी हम लोग देखेंगे। अब एज ऑफ मेजोरिटी हम लोग कहाँ से देखेंगे? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के सेक्शन 3 में बताया है कि एज ऑफ मेजोरिटी जो है वो 18 साल होगा। पहले गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट था, उस गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में जो गार्जियन अपॉइंट किए जाते थे माइनर के लिए, तो माइनर 21 साल माने जाते थे कंपिटेंट होने के लिए। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया, इस कारण से उसको 18 साल कर दिया गया था अमेंड करके। ये बात हिंदू लॉ जब हम बता रहे थे तो वहां बताए थे आप। ठीक है, अगर एज ऑफ कंपिटेंट नहीं है और उसके बाद ट्रांसफर कर रहा है तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। दूसरा क्या कॉम्पिटेंसी या कंडीशन है कि वो पर्सन जो है साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए।
पगला नहीं होना चाहिए। पागलपन दो तरीका का होता है, एक होता है इडियोसी, एक होता है लीनेसी। इडियोसी जो होता है इडियट, जन्म से ही भुंदा है। वो डिजीज जो होता है इडियट, वो क्योर नहीं किया जाता है और ये परमानेंट होता है। तो ऐसे अवस्था में कोई इडियट है जो इडियोसी से ग्रसित है और वो ट्रांसफर कर रहा है, वो ट्रांसफर सीधा सीधी वॉइड हो जाएगा। और दूसरा है कि अगर साउंड माइंड का है लेकिन उसको समय समय पर पागलपन का दौरा पर चलते रहता है, तो जिस टाइम वो साउंड माइंड में है उस टाइम वो अगर ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी का तो वो वैलिड है, और अगर उस टाइम वो पागलपन से गुजर रहा है और उसके बाद वो ट्रांसफर कर रहा है तो वो वॉइड हो जाएगा। तो कॉम्पिटेंट कौन कौन होंगे इतना समझ में आया? थर्ड जो है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट ट्रांसफरी के पास होना चाहिए। आप उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जिसको आपको राइट नहीं है ट्रांसफर करने का, ऑल्दो वो प्रॉपर्टी आपका ही क्यों ना हो। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल है, देखिए लॉ के द्वारा बाढ़ कर दिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल जजमेंट डेटर है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी में जजमेंट डेटर के बारे में जिक्र करता है। सीपीसी हो चुका है, ठीक है। जजमेंट डेटर कौन है पता होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति है वो जजमेंट डेटर है और कोर्ट ने उसके एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री के लिए एक प्रॉपर्टी कह दिया है कि इस प्रॉपर्टी पे हम आपका एक्सिक्यूशन ऑफ डिक्री करवाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी कोर्ट के द्वारा एक्सिक्यूशन करने के लिए यूज होने वाला है। दूसरा चीज, फॉर एन एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एक पर्सन है जिसको गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में गार्जियन अपॉइंट किया गया है माइनर के प्रॉपर्टी के लिए। तो जब माइनर के प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है तो वो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन नहीं कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता है, ये रूल है। तो ये लोग जो पर्सन है, दो एग्जांपल दिए, ये सब पर्सन जो है वो उनके प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वो डिस्क्वालिफाइड है, वो इंटाइटल्ड नहीं है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देने के लिए। ठीक है, कौन इंटाइटल्ड होंगे? या तो वो पहले तो प्रॉपर्टी उनके टाइटल में होना चाहिए, उनके नाम पे प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो सेक्शन 10 बेड एक्ट देख लीजिए आराम से। सेक्शन 10 कह रहा है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन। ठीक, ऐसा कंडीशन जो एलिनेशन पे लगाया जा रहा हो प्रॉपर्टी के, अन्य संक्रमण के अवरोध में लगाए जाने वाले शर्तों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अन्य संक्रमण है क्या, एलिनेशन है क्या, धीरे धीरे करके समझते हैं इस बात। प्रॉपर्टी का हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं और वो प्रॉपर्टी को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं कोई कंडीशन लगा के या लिमिटेशन लगा के। कंडीशन फॉर एग्जाम्पल, तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारा, ये एक तरह का कंडीशन है। लिमिटेशन, ये प्रॉपर्टी जब तक बी जिंदा रहेगा तब तक बी यूज करेगा और बी के मर जाने के बाद तुम्हारा, ये एक तरह का लिमिटेशन है। लिमिटेशन फॉर लाइफ पीरियड ऑफ मिस्टर बी। ठीक, तो सब्जेक्ट टू अ कंडीशन और लिमिटेशन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन अगर लगाया जा रहा है किसके द्वारा, किस पे, ट्रांसफरी पे, या फिर कोई और पर्सन जो क्लेम कर रहा हो प्रॉपर्टी उसके अंडर, यानी ट्रांसफरी के अंडर। ठीक है, और वो कंडीशन कैसा है? वो कंडीशन ऐसा है कि उसको पार्ट कर दे रहा है प्रॉपर्टी से उसको अलगाव कर दे रहा है या डिस्पोज कर दे रहा है उसका कोई इंटरेस्ट को, तो ऐसा कंडीशन को वॉइड माना गया है। हम कोई भी वैसा कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। सेक्शन 10 इस बात का घोषणा कर दिया है। हमको कैसे पता चलेगा इतना चीज कि वो प्रॉपर्टी को पार्ट कर दिया है या डिस्पोज कर दिया है, वो कंडीशन ऐसा है या वो लिमिटेशन ऐसा है? ठीक,
जब हमारे पास डीड आएगा तो डीड के कंटेंट्स को हम लोग पढ़ेंगे और उसके हिसाब से समझेंगे। कुछ डीड्स आया है हमारे पास, बताइए कि क्या वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है या पार्शियल रेस्ट्रेंट है। ठीक, कोई मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को एक घर बेच रहा है और इस कंडीशन के साथ लगा रहा है, बेच रहा है कि तुम इस घर को कल को किसी को बेचना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ तुम सी को बेच सकते हो और किसी और को नहीं बेच सकते। क्या कंडीशन लगाया? ए ने बी को एक घर बेचा और घर बेचने के साथ डीड में, सेल डीड में ये कंडीशन लगाया कि अगर आपको प्रॉपर्टी को बेचना है फर्दर बी को, ये मिस्टर बी को कल को प्रॉपर्टी को बेचना है आगे, तो उस प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ सी को बेचा जा सकता है और किसी और को नहीं बेचा जा सकता। क्या ये कंडीशन जो है उसको उस प्रॉपर्टी से पार्ट करने में, अलगाव होने में रोक लगा रहा है? हमको जब मेरा घर मिल गया तो मेरे मर्जी पे ना डिपेंड करेगा हम उसको फलना ढिकाना टॉम डिक हैरी को बेचे। आप कौन होते हैं कंडीशन लगाने पे? तो ऐसा अगर कोई कंडीशन लगा हुआ है तो वो कंडीशन वॉइड हो जाएगा सेक्शन 10 के मुताबिक। ठीक है, और जो सेल डीड रहेगा वो वैलिड रहेगा, सेल डीड हरदम वैलिड रहेगा। ये कंडीशन कैसा था? डिस्पोज कर उसके इंटरेस्ट को, डिस्पोज करने वाले इंटरेस्ट को, डिस्पोज मतलब बेच देना, क्या उसके बेचने के अधिकार को हनन किया जा रहा है इस कंडीशन के साथ? इसलिए ऐसा कंडीशन जो है वो वॉइड है। एक घर है जिसका पार्टीशन हुआ, 4 हिस्सेदार, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, चारों भाई आपस में। कंडीशन इम्पोज किया गया है कि अगर चारों में से किसी को अपना हिस्सा आगे किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का राइट नहीं है, आपको छोड़ना है तो आप दूसरे के लिए छोड़ दीजिए अपना राइट। कहने का मतलब एक घर का बंटवारा तो हो गया है, लेकिन बंटवारा में कंडीशन लगा दिया गया है कि ए अगर चाहे तो किसी एक्स को वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता है कभी। उसको जब भी ये प्रॉपर्टी छोड़ना होगा तो अपने बाकी भाइयों के लिए छोड़ देना होगा कल को। इसने मिस्टर ए ने इस प्रॉपर्टी को बेच दिया मिस्टर एक्स को, ठीक, और निसंतान मर गया। ए उस कंडीशन का वायलेशन किया है, उसने मिस्टर एक्स को वो प्रॉपर्टी बेच दिया है और निसंतान मर गया, ईसुलेस मर गया, बिना संतान के मर गया। ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए? क्या जो कंडीशन लगाया गया था उसको मान लेना चाहिए कि आप प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेचे? जाहिर सी बात है, हमारे बेचने के अधिकार को ही रोक रहा है। तो ये जो कंडीशन लगाया गया था वो वॉइड है, और ये जो सेल कर दिया मिस्टर ए मिस्टर एक्स को वो परफेक्टली वैलिड है, एकदम वैलिड है वो सेल, कोई दिक्कत नहीं उस सेल। टेस्टेड कौन व्यक्ति होते हैं? जिन्होंने टेस्टामेंट्री बनाया हो, टेस्टामेंट्री बनाया हो यानी अपना विल बनाया हो। एक पर्सन है जो विल बनाया और विल अपने सन के फेवर में बनाया है कि मेरे जानने के बाद ये मेरे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मेरे बेटे का होगा, लेकिन उसने एक कंडीशन इम्पोज किया हुआ है विल में, ठीक, बिल में नहीं। क्या कंडीशन इम्पोज किया है कि अगर मेरी पत्नी जिंदा रहेगी, ये जो टेस्टर है विल जो बना रहा है उसकी पत्नी का बात हो रहा है, अगर मेरी पत्नी जिंदा रहेगी तो वो प्रॉपर्टी को मार्केट रेट से 1/5 दाम पे खरीद सकेगी। मार्केट रेट अगर 50,000 का चल रहा है तो मेरी पत्नी
तो तुमको 10,000 में बेच देना होगा अगर तुम चाहते हो बेचना प्रॉपर्टी को तो। ठीक, ये एक इंग्लिश केस है, रॉस्टर वर्सेस रॉस्टर का केस है 1884 का। आपको ये तय करना था कोर्ट को कि ये जो कंडीशन लगाया है वो सेल करने के अधिकार को रोका है या नहीं रोका है, क्योंकि अगर आप देखें तो वो अलाउ कर रहा है कि 1/5 दाम पे मेरी पत्नी को बेचो। कोर्ट ने ये डिसाइड किया, इंग्लिश कोर्ट ने, कि नहीं, ये आपका एलिनेशन है, प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन पे एक तरह का एलिनेशन है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि 1/5 दाम पे 1/5 प्राइस पे आप प्रॉपर्टी बेचो अपना मार्केट रेट पे, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचने का मतलब ही होता है कि हमको किसी टाइप का बेनिफिट हो या एटलीस्ट मार्केट रेट तो मिले। ठीक, आप उसी चीज पे रोक लगा दोगे तो बेचने के राइट को ही आप एलिनेट करवा दे रहे हो, रोकवा दे रहे हो, मना कर रहे हो, बेचने का राइट ही आप उससे छीन दे रहे हो। तो इसने कहा कि ये कंडीशन वॉइड है और अगर वो किसी को बेच देता है प्रॉपर्टी तो वो बिल्कुल वैलिड हो जाए। हस्बैंड है, अपनी वाइफ को प्रॉपर्टी दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन लगाती है कि आप इस प्रॉपर्टी का जब भी डिस्पोज करो, किसी और को बेचने जाओ, तो बेचने से पहले मेरा परमिशन ले लेना, मतलब मेरा कंसेंट ले लेना। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जब आप प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका कंसेंट काहे का लेगी। आपका ये कंडीशन लगाना कि मेरे कंसेंट के बिना तुम उस प्रॉपर्टी को आगे नहीं बेच सकती हो, वो गलत है। उसके राइट टू डिस्पोजिशन पे डिस्पोज करने के प्रॉपर्टी के राइट को रोक रहा है। ठीक, लास्ट जो आपका है एक इलस्ट्रेशन, सेल कर रहा है, ठीक है, और बाय कर रहा है कोई, ठीक, और सेल करने वाला ये राइट के ये कंडीशन लगा के कर रहा है कि तुम इसको आगे कभी नहीं बेच पाओगे, प्रॉपर्टी को अपने ही पास रखे रहोगे इनफाइनाइट टाइम के लिए। ये कंडीशन वॉइड है। ठीक है, ये एक केस था, ये कंडीशन वॉइड है। सेक्शन 10 है, सेक्शन 10 के सेकंड पैराग्राफ को अगर आप देखिएगा ध्यान से, वहाँ 3 एक्सेप्शन है। प्रोवाइडेड दैट वर्ड जो होता है वो एक तरह से किंग्स क्लॉज होता है, जहाँ लग गया वो, उसके ऊपर कुछ भी बात लिखा गया हो, अब वो उसका वैल्यू उस स्पेसिफिक कंडीशन में खत्म हो जाएगा। कहाँ वो आएगा? प्रोवाइडेड दैट के नीचे जो बात लिखा गया है वो बात वैलिड हो जाएगा। ठीक है, 2 एक्सेप्शन दिया है कि कब आप कंडीशन लगा के ट्रांसफर कर सकते हैं। एक, लीज कर रहे हो प्रॉपर्टी का, और दूसरा किसी मैरिड वीमेन के इंटरेस्ट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। 2 कंडीशन का हमको ध्यान रखना है। पहला, लीज के बारे में समझिए। लीज में क्या होता है, हम ओनरशिप का इंटरेस्ट अपने पास तो रख लेते हैं, अब बाकी उसको यूज करने का, एंजॉयमेंट करने का आपको वो दे देते हैं। तो आपको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है प्रॉपर्टी का, वो अगर हम आपको कंडीशन करवा दें कि आपको इसी कंडीशन में आपको यूज करना है, इस कंडीशन को आप वायलेट नहीं कर सकते हो, तो ये अलाउ कर रहा है, ऐसा रिस्ट्रिक्शन अलाउ कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओनरशिप लीज के कंडीशन में पर्सन को ही रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कंडीशन के साथ लीज कर रहे हैं कि आप इसको आगे सब लीज नहीं करोगे। हम गौरी भैया को दे दिए लीज पे और ये कंडीशन लगा दिए कि गौरी भैया आप उदित भैया को आगे लीज पे प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हैं या किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो ये कंडीशन हमको लगाना पूरा अलाउ है। ये आपका सेकंड पैराग्राफ ऐसा कंडीशन अलाउ कर रहा है लीज के केस में। ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि देखिए आप किसी और व्यक्ति को प्रॉपर्टी मत दीजिएगा, हम आपको दे रहे हैं, आप ही लीज पे यूज कीजिए उसको, आप किसी और व्यक्ति को यूज करने मत दीजिएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर कंडीशन लगाना है पड़ सकता है लीज में, तो लॉ के द्वारा, प्रोविजो के द्वारा अलाउ किया गया। ठीक है, और कह रहा है क्यों कर रहा है, क्योंकि हम रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट से ट्रांसफर करते हैं लीज में। ये तो बात समझ में आ गया। अगर हम कोई कंडीशन लगा रहे हैं
और वो कंडीशन का वायलेशन कर रहा है, तो लीज का जितना ड्यूरेशन है उसके खत्म होने से पहले ही हम वो लीज को रिवोक कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग क्या बोले थे सेक्शन, क्या कुछ मेयर राइट टू री एंट्री करके कुछ था क्या, याद आ रहा है कुछ मेयर राइट टू री एंट्री? चलिए अच्छा, ये चीज प्रीप्यूचुअल और परमानेंट लीज, ये चीज प्रीप्यूचुअल और परमानेंट लीज दोनों पे लागू होता है। लीज का प्रकार है, जब लीज करेंगे हम लोग तब देखेंगे। दूसरा जो एक्सेप्शन ग्रांट किया है कि आप कंडीशन लगा के प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कह रहा है किसी मैरिड वीमेन के इंटरेस्ट के लिए अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन वो मैरिड वीमेन 3 रिलीजन की नहीं होनी चाहिए। वो हिंदू नहीं होनी चाहिए, वो मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, वो बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। इन तीनों मैरिड वीमेन को आप हटा दिए, इन तीनों रिलीजन की मैरिड वीमेन को आप छोड़ दीजिए और दूसरे रिलीजन की मैरिड वीमेन के लिए आप ट्रांसफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन वीमेन है जो मैरिड है, उसके बेनिफिट के लिए आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो उस तरह में आप कोई कंडीशन लगा के उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कंडीशन जो है वो वॉइड नहीं होगा सेक्शन 10 के आधार पर, ठीक है। तीसरा एक्सेप्शन जो सेक्शन में नहीं दिया गया, केस लॉ के थ्रू आया था, वो है आइडियल। कोई मूर्ति को आप कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट कर रहे हैं कोई कंडीशन लगा के, ठीक है, कंडीशन उस टाइम में वैलिड हो जाएगा, ठीक है। हम हनुमान मंदिर को एक प्लॉट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस हनुमान मंदिर से जितना भी चढ़ावा चढ़ेगा उसको कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाएगा। इस टाइप का कंडीशन जो है वो परफेक्टली वैलिड है, ठीक। तो 3 एक्सेप्शन थे सेक्शन 10 के। सेक्शन 11 पे आइए, ठीक है। सेक्शन 11 कर रहा है रिस्ट्रिक्शन रिप्यूगनेट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड। कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं और वो रिस्ट्रिक्शन कैसा है कि इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है उसको रिप्यूगनेट कर रहा है, ठीक। तो वैसे कंडीशन जो होगा वो वॉइड माना जाएगा। देखिए, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो उसके एब्सोल्यूट इंटरेस्ट के साथ उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का मतलब उसका ओनरशिप ट्रांसफर करना है। अगर हम किसी टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कीजिए, ऐसे मत यूज कीजिए, तब तो बड़ा गड़बड़ बात है। हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, बेच बाच के हट रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कीजिए वैसे मत कीजिए, तब तो नहीं अलाउ करेगा। सेक्शन 11 इसी चीज को रोकता है। सेक्शन 10 में एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा रहा था डिस्पोजिशन करने पे, प्रॉपर्टी बेचने पे आगे। सेक्शन 11 पे इंजॉयमेंट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आप पर्टिकुलर एक वे में उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर सकते हो। दोनों कंडीशन में कहा कि वॉइड होगा, ठीक है। देखिए, माना जाता है कि जब हम ओनरशिप का ट्रांसफर कर रहे हैं और उस ओनरशिप का ट्रांसफर के दौरान कुछ कंडीशन लगा दिए, अब वो कंडीशन ऐसा है कि आपको ओनर उस प्रॉपर्टी का रहने ही ना, आप नाम के ओनर रह जाए लेकिन ओनर होने ही ना दे, एक्चुअल ओनर आपको होने ही ना दे, तब तो फिर गड़बड़ है। उस टाइप के कंडीशन को लॉ मना करता है कि आप इस टाइप के कंडीशन ना लगाएं, ठीक है। ऐसा कंडीशन और डायरेक्शन लगाया जा रहा है तो वो कंडीशन डायरेक्शन जो है वो वॉइड हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बात कर रहा है जहां प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है उसी सब जगह पे। फॉर एन एग्जांपल सेल, अगर हम सेल करते हैं किसी प्रॉपर्टी का तो वहां प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट ट्रांसफर होता है। एक्सचेंज कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, इन सब जगहों पे प्रॉपर्टी जो है वो एब्सोल्यूटली ट्रांसफर होता है, उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। तो सिर्फ इन्हीं सब जगहों पे जहां एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, वहां पर उसके एंजॉयमेंट के मोड को रोकने के लिए आप किसी टाइप का कंडीशन लगा दे रहे हैं, वो कंडीशन वॉइड हो जाएगा और ट्रांसफर वैलिड होगा। एग्जाम्पल समझिए इसका, ए बी को खेत बेच रहा है और खेत में कह रहा है कि खाली गन्ना उगाओ
वीट उगाओ, क्रॉप पैडी ना उगाओ। खाली तुमको वीट उगाना है, गेहूं उगाना है, ठीक, क्रॉप और पैडी नहीं उगाना है। आप तो उसकी एंजॉयमेंट करने पे आप उसको बेच भी रहे हैं और आपको उसको एंजॉयमेंट करने पे आप रोक लगा रहे हैं। उसका खेत वीट लगाए, क्रॉप लगाए, पैडी लगाए, आपको क्या दिक्कत है? तो ऐसा कंडीशन जो रहेगा वो वाइड हो जाएगा और सेल जो किया है वो परफेक्टली वैलिड है। कर रहा ए बी को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि तुम इस घर में रह नहीं सकते हो, खाली इस घर को गोदाम की तरह यूज कर सकते हो। अरे आप हमको घर बेच रहे हो और कहोगे कि घर में हम नहीं रहे हैं, खाली उसको गोदाम की तरह यूज करें। कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो है वो मेरे मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे रोक लगा रहा है। ऐसा कोई कंडीशन लॉ में माननीय नहीं होगा, ठीक है। वो सेल जो रहेगा वो वैलिड रहेगा, ये कंडीशन मानने का कोई जरूरत नहीं है। बरोबर। तीसरा कह रहा है ए जो है वो विल करता है प्रॉपर्टी बी और सी को। बी और सी उसके बेटे हैं। ए टेस्टर है, अपना प्रॉपर्टी का विल बना के दे रहा है, बी और सी उसका नाम डाल रहा है कि बी और सी इस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे। लेकिन ये कह रहा है कि जब तक ये दोनों बी और सी मेजर ना हो जाए, 18 साल की उम्र पार ना हो जाए, तब तक इस प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं किया जा सकता है। समझिए और आंसर बताइए। ये प्रॉपर्टी है, ये जो है वो बी और सी के फेवर में बिल बिल बना रहा है। बी और सी अभी माइनर है, कह रहा है कि ये बिल में लिख दिया कंडीशन कि जब तक दोनों मेजर ना हो जाए ये प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। क्या ऐसा कंडीशन को अलाउ कर दिया चाहिए या नहीं करना चाहिए? रीजन के साथ बताइए। बंटवारा करने का जो अधिकार होता है वो जॉइंट प्रॉपर्टी में एक तरह का इंजॉयमेंट का अधिकार होता है कि हम उस प्रॉपर्टी को कैसे इंजॉय करें। आप उससे वही बंटवारा करने का ही अधिकार छीन ले रहे हैं। मतलब आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कैसे करेंगे वो आप उससे अधिकार छीन रहे हैं। और जहां आपका प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट का अधिकार छीना या एब्सोल्यूट ऑनर है आप, तब तो सेक्शन 11 उसने मना कर दिया, खेल खत्म, वॉइड हो गई ये कंडीशन। ट्रांसफर वैलिड होगा, बिल वैलिड होगा, कंडीशन वॉइड होगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है और कंडीशन ये लगाता है कि 5,000 रुपया पर साल तुमको हमको देना पड़ेगा, ठीक है, जब तक तुम इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करोगे, बुढ़ारी तक। जब तक तुम इस प्रॉपर्टी को एंजॉय करोगे तब तक ये हमको सेल कर रहा है। ये ध्यान दीजिए, ए बी को सेल कर रहा है प्रॉपर्टी कुछ अमाउंट लेके, और साथ में उसमें एक कंडीशन लगा के भी सेल कर रहा है कि 5,000 रुपया प्रति साल तक हमको देते रहोगे जब तक तुम प्रॉपर्टी का एंजॉय करोगे। ऐसा कंडीशन भी वॉइड है, उसको कोई जरूरत नहीं है ईयरली टू ईयरली उसको 5,000 रुपया पहुंचाने का। क्यों? क्योंकि कितने टाइम तक एंजॉय करेंगे कोई ठीक नहीं है ना। सेल जब भी करेगा वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी के लिए किया जाएगा। हम डिफरेंट अमाउंट दे तो रहे हैं आपको, आप फिर पर साल वाला झंझट काहे लगा रहे हैं? नहीं मानेगा आपको ये झंझट, कोर्ट नहीं मानेगा सेक्शन 11 के अनुसार। लास्ट इलस्ट्रेशन, ए बी को बेचता है प्रॉपर्टी और कहता है कि इस प्रॉपर्टी से तुम किसी टाइप का इनकम नहीं कर सकते हो, ना किराया लगा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो 20 साल तक, खाली प्रॉपर्टी को कब्जा बनाए रखो। ये सेल वैलिड होगा, ऐसा कंडीशन जो रहेगा वो वॉइड रहेगा, ठीक है। इसका कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का, जहां पर अलाउ करता है कि आप वहां पर जो मोड ऑफ एंजॉयमेंट पे भी रोक लगा सकते हैं। पहला जो एक्सेप्शन है वो कह रहा है कि हम प्रॉपर्टी वैसा ट्रांसफर कर रहे हैं जो मेरे ही एंजॉयमेंट में प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा घर है इतना बड़ा, यहाँ से आप आधा हम बेचना चाह रहे हैं मिस्टर बी को। बी को हम बेच रहे हैं और ये कंडीशन लगा के बेच रहे हैं, ए बी को बेच रहा है। कंडीशन ये लगा रहा है कि देखो तुम कैसे भी घर बनाओ, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है कि मेरे यहाँ का धूप पानी रुक जाए, हवा पानी तुम बंद कर दो, आने आने जाने का रास्ता बंद कर दो, ये सब चीज नहीं है। इस टाइप का कंडीशन लगा रहा है, ठीक है। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी पे अगर उसका कोई पार्ट बेचा जा रहा है और उस पे इस टाइप का कंडीशन लगा रहा है जिससे खुद का राइट ऑफ एंजॉयमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक,
तो ऐसा कंडीशन वॉइड है बल्कि वैलिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में 4 रूम है, 4 रूम में 2 रूम बेचना चाह रहा है, 2 रूम अपने पास रखना चाह रहा है, ठीक, लेकिन छत पे जाने का 21 सीढ़ी है, तो इस कंडीशन के साथ लगा रहा, और सीढ़ी वाला पार्ट ही वो बेचना चाह रहा है, तो इस कंडीशन के साथ वो बेचेगा कि देखो हम बेच दे रहे हैं, लेकिन इस सीढ़ी का यूज जो है वो तुम भी करो और हम भी करेंगे। इस टाइप का कंडीशन जो है खुद का राइट टू एंजॉयमेंट को वो प्रोटेक्ट कर रहा है एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी में, साथ वाले प्रॉपर्टी में। तो वो ऐसा कंडीशन जो है वो वैलिड है, उसको लॉ मना नहीं करता है, ठीक है। दूसरा इलस्ट्रेशन है, ए जो है वो कहता है कि डी जब तक जिंदा रहेगा तब तक ये घर डी का रहेगा, डी इसको एंजॉय करेगा घर को। डी के मर जाने के बाद उसका सन जो है इस घर का एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगा। ऐसा कंडीशन जो है वो अलाउ है। देखिए यहाँ पर ये जो लगा रहा है डी पे, वो उस घर को बेच नहीं सकता है, लेकिन ये इसको फॉर टाइम पीरियड के लिए ही दे रहा है, उसके लाइफ लॉन्ग के लिए ही दे रहा है घर। उसके बाद डी के बाद डी मर जाएगा तो वो घर उसके बेटे को जाना है, जो कि बेटा अल्टीमेट बेनिफिशियरी है घर का। एक्चुअल में वो देना चाह रहा है उसके बेटा को, इसको नहीं देना चाह रहा है, लेकिन कह रहा है कि आप जब तक जिंदा है तब तक आप यूज करो, उसके बाद आपका बेटा यूज करे। तो ऐसा कंडीशन जो है वो परफेक्टली वैलिड है सेक्शन 11 के एक्सेप्शन में। ये कंडीशन भी मान्य होगा, ये सेल भी मान्य होगा। ये था आपका कहानी सेक्शन